हेलो बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोड़ा क्लास 12th सिविक्स का थर्ड लेसन लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। थर्ड लेसन अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत अर्थात एक ध्रुवीय विश्व के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अमेरिका सैन्य शक्ति के बल पर वर्चस्व कायम करने में संभव हो पाया और आज अमेरिका विश्व में केवल सैन्य शक्ति के ही रूप में नहीं बल्कि ढांचागत शक्ति के रूप में भी विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है। तो ढांचागत शक्ति का तात्पर्य क्या बच्चों, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ढांचा किसी भी देश का स्ट्रक्चर, यानी वहां की आधारभूत संरचना कितनी मजबूत है, परिवहन के साधन कितने स्थापित हैं, ये होता है ढांचागत स्थिति। तो अमेरिका की शक्ति अगर हम देखें तो ढांचागत दृष्टि से अमेरिका की शक्ति, संपत्ति, स्थिति ने उसे विश्व के महत्वपूर्ण मामलों में भूमिका निभाने योग्य बना दिया। चाहे हम किसी क्षेत्र में देख लें, चाहे हम परिवहन के मामले में देख लें, चाहे हम सैन्य बल के आधार पर देख लें, चाहे इमारतों के आधार पर देख लें, चाहे वहां पर उपलब्ध संसाधनों को देख लें, सभी दृष्टिकोण से अमेरिका कहीं ज्यादा आगे है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज अमेरिका जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सब पर सहभागिता और कार्यकलाप करना चाहता है। किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटने वाली घटना, जैसे आतंकवाद से लड़ना, सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार रोकना, पर्यावरण ह्रास, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अपनी सहभागिता द्वारा अन्य कार्यकलापों का संचालन करना, यह अमेरिका द्वारा संभव हो पाया। जितने भी छोटे देश होते हैं या मझोले देश होते हैं वो अमेरिका से मित्रता करने के लिए लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि उनको मालूम है कि यदि हम उस देश से मित्रता करेंगे तो हमें अनेकों लाभ हो सकते हैं जो हम अपने देश में पूरा नहीं कर सकते। वो चीजें हमें उस देश से आसानी से प्राप्त हो सकती हैं अगर अमेरिका हमारा मित्र देश बन जाए। अमेरिका की सैन्य शक्ति के वर्चस्व में उसके ढांचागत वर्चस्व का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। ढांचागत शक्ति के अर्थ में वर्चस्व को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेष समझ। अमेरिका को ढांचागत ताकत के अर्थ में वैश्विक अर्थव्यवस्था की कुछ विशेष समझ है। इस समझ की बुनियादी धारणा क्या है बच्चों? की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी इच्छा चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की वस्तुओं को बनाए और बरकरार रखे और उसको पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर दे। ऐसे देशों के लिए आवश्यक है कि उसके पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम कानूनों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि वैश्विक व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने लाभ के लिए करते हैं, लेकिन अक्सर उसमें कुछ आपेक्षिक हानियां उठानी पड़ती हैं। दूसरे देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में खुलेपन का लाभ जो देश उठाते हैं, उस खुलेपन को बनाए रखने के लिए उन्हें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से अमेरिका एक संपन्न देश है। हालांकि अमेरिका में गरीब लोग भी हैं, जिसमें से अधिकांशतः जो गरीब लोग हैं वो अश्वेत हैं, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% सहभागिता पाई जाती है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिकी प्रभाव है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे अधिक धनी देश है। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी हिस्सेदारी 28% है
और विश्व के कुल व्यापार में उसकी हिस्सेदारी 15% है। और अमेरिका विश्व के अधिकांश देशों से अपनी शर्तों पर ही व्यापार करता है, अपनी शर्तों पर ही दूसरे देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। अर्थात अमेरिका वास्तविक अर्थ में एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ढांचागत दृष्टि से बहुत अधिक मजबूत है। दूसरा, विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में भी उसकी प्रभावी भूमिका है। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय क्या होता है बच्चों? ऐसी वस्तुओं से जिसका उपभोग कोई भी एक व्यक्ति करे और दूसरे को उपलब्ध उसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी न आए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों सड़क। सड़क आप भी उपभोग करते हैं, आप चले जाते हैं, लेकिन सड़क वहीं की वहीं रहती है, कोई नुकसान नहीं होता। हम भी करते हैं, वैसी की वैसी रहती है। तो कोई भी करता चला जाए। तो इस प्रकार की आधारभूत चीजें, सार्वजनिक वस्तुएं वो उपलब्ध कराए। पार्क है, सिनेमा घर है, स्वच्छ वायु है, सड़कें हैं। तो ये सारी चीजें अमेरिका में बहुतायत से पाई जाती हैं। इसके दृष्टिकोण से अमेरिका एक धनी देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसका उपयोग व्यापारिक जहाज करते हैं। तो अमेरिका ने बनाया, लेकिन अमेरिका तो करता ही है, उसका उपयोग विश्व के सभी देश करते हैं। अपने देश में तो उसने सड़कें और अन्य चीजें बनाई, लेकिन विश्व के लिए भी विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में भी अमेरिका का महत्वपूर्ण प्रभाव है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा, समुद्री व्यापारिक मार्गों पर आवागमन के नियम निर्धारित करने में भी अमेरिका हमेशा आगे रहा है। जो दबदबे वाला देश होता है, दबदबे वाला देश का एग्जाम्पल अमेरिका ही है, यानी जिसका वर्चस्व है, जिसका प्रभाव है। वर्चस्व मतलब दबदबा। तो दबदबे वाले देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवागमन के नियम निर्धारित करते हैं एवं अंतरराष्ट्रीय समुद्र में बाधा रहित आवागमन को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी जहाज पानी का आसानी से समुद्र में आ जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना की ताकत घट गई थी। इसके पूर्व ब्रिटिश नौसेना ही ऐसे नियम तय करती थी। वर्तमान समय में यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभा रही है। इंटरनेट पे भी अमेरिकी वर्चस्व पाया जाता है बच्चों। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है इंटरनेट। और इंटरनेट के माध्यम से www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म बताइए। www का पूरा नाम बताइए। तो वर्ल्ड वाइड वेब, फर्स्ट W से वर्ल्ड, दूसरे W से वाइड और तीसरे W से वेब। और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों पता है? जगत जोड़ता जाल, जगत जोड़ता जाल। तो इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब का आभासी संसार साकार होता दिखाई देता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इंटरनेट कहाँ से निकला। ये इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। इंटरनेट से संबंधित यह परियोजना 1950 में प्रारंभ हुई थी और आज भी इंटरनेट उपग्रहों की एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है। और इसमें से अधिकांश उपग्रह किसके हैं बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका के ही पाए जाते हैं। तो किसने स्थापित की थी? सबसे पहले अमेरिका ने स्थापित की थी और 1950 में की थी। और आज भी जितने उपग्रह हैं उसमें सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के ही पाए जाते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक विशेष आकार में ढालने की शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक प्रबलता, उसकी वैश्विक शक्ति, उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विशेष आकार में ढालने की शक्ति से जुड़ी हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई
और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना से संबंधित कार्य कर रही है। ब्रेटन वर्ल्ड प्रणाली क्या है बच्चों? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए विकास बैंक या विश्व बैंकों के गठन से संबंधित है, ताकि विश्व के सभी देशों में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण हो सके। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्थापित यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था में बुनियादी संरचना से संबंधित कार्य कर रही है। इस प्रकार हम विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी ढांचागत वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। ढांचागत शक्ति का एक मानक उदाहरण है बच्चों एमबीए। आप एमबीए का नाम जानते हैं। एमबीए क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो एकेडमिक डिग्री है, यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में ऐसा पेशा है जो कौशल पर निर्भर है और इस कौशल को विश्वविद्यालय से अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है। सन 1881 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल में विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल खुला। सन 1881 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉटसन स्कूल में विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल खुला। एमबीए का शुरुआती पाठ्यक्रम सन 1900 से प्रारंभ हुआ। इसके पहले एमबीए नहीं होता था बच्चों। और आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां एमबीए को एक प्रतिष्ठित एकेडमिक डिग्री का दर्जा प्राप्त न हो। यानी विश्व के सभी देश आज एमबीए को एक प्रतिष्ठित एकेडमिक डिग्री मानते हैं। अब हमें पढ़ना है वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में। 3 अर्थों में पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा सैन्य शक्ति के अर्थ में, दूसरा हमने पढ़ा ढांचागत शक्ति के रूप में, और तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं सांस्कृतिक अर्थ में। तो जो क्वेश्चन होगा विस्तृत बच्चों, वो तीनों से कंबाइंड होगा कि वर्चस्व को दर्शाने वाली शक्ति के विभिन्न रूपों का। विभिन्न रूप कौन से हो गए? सैन्य शक्ति, दूसरा ढांचागत शक्ति, और तीसरा सांस्कृतिक अर्थ। तो तीनों के रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आपका आता है। तो वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ। सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व का संबंध सहमति गढ़ने की ताकत से है। यहाँ वर्चस्व का आशय क्या होता है बच्चों? सामाजिक, राजनैतिक एवं विशेषकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग को बढ़त मिलना या किसी वर्ग का दबदबा होना। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग अथवा देश अपने प्रभाव में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी संपूर्ण विश्व को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से वो देखता है। इससे प्रभुत्वशाली वर्ग या देश की बढ़त और वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो सांस्कृतिक अर्थ में अगर हम अमेरिकी वर्चस्व की बात करें तो वर्तमान विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव केवल सैन्य की आर्थिक शक्ति के बल पर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं संपूर्ण विश्व में प्रचलित हैं, विश्व के अधिकांश लोग एवं समाज ने वे सपने देखे हैं। वे सब 20वीं शताब्दी के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यदि देखा जाए तो अमेरिकी संस्कृति बहुत ही अधिक लोक लुभावनी है और यही कारण है कि यह देश सबसे अधिक शक्तिशाली। बट अमेरिकी वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है कि यहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि सहमति से अपनी बात मनवाई जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि अब हम उसे उतना ही आसान सहज मानते हैं।
जितना अपने आसपास के पेड़ पौधे, पक्षी या नदियों को मानते। वो जो आप सभी जीन्स पहनते हैं, तो शुरुआत कहाँ से हुई? नीली जीन्स ही अच्छे जीवन की आज शत प्रतीक माना जाता है। तो इसका बहुत प्रभाव जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका से। और ये केवल भारत में ही इसको आकांक्षाओं का प्रतीक नहीं माना गया, बल्कि विश्व के सभी बड़े देशों में भी, सोवियत संघ, जापान जैसे देशों में भी इसको बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को यह महसूस हुआ कि सैनिक शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को परास्त करना बहुत मुश्किल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ढांचागत संस्कृत शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति का प्रयोग कर सोवियत संघ से बाजी मार ली। तत्कालीन सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था इसके लिए आंतरिक और आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन संपूर्ण शीत युद्ध की अवधि के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर स्थापित। तो बच्चों, ये था वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ। आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को चीन, भारत, जापान चुनौती दे रहे हैं। सैन्य शक्ति के रूप में भी अमेरिका को भारत, चीन, रूस चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम किसी भी अर्थ में आज विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है, चाहे सैन्य शक्ति के रूप में हो, चाहे ढांचागत शक्ति के रूप में, चाहे सांस्कृतिक शक्ति के रूप में हो, विश्व का कोई भी देश देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज भी उसको चुनौती या टक्कर देने में समर्थ नहीं। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध क्या क्या? अब अमेरिकी शक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उसके खुद के वर्चस्व में मौजूद है। अमेरिकी शक्ति के राह में 3 प्रमुख अवरोध सम्मिलित हैं। पहला है अमेरिका की संस्थागत बनावट। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में पहली बाधा उसकी संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन की 3 अंगों के मध्य शक्ति का बंटवारा है। यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर लगाम लगाने का कार्य करती है, जिसके कारण वो जितना चाहती है उतना विकास नहीं कर पाती, लगाम लगा दी जाती है। दूसरा, अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में आने वाली दूसरी बाधा भी आंतरिक ही है, यानी उसी देश की है। और बाधा के मूल में क्या है? अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति से उन्मुक्त है, स्वच्छंद है। अमेरिका ने में जनसंचार के साधन समय समय पर स्थानीय जनमत को एक विशेष दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास भले ही करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर के गहरे संदेह का भाव भरा है। अमेरिका का विदेशी सैन्य अभियानों पर लगाम रखने की यह बात काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और तीसरा, नाटो। नाटो को पूरा फुल फॉर्म क्या है बच्चों? उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिकी शक्ति की तीसरी बड़ी बाधा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एकमात्र ऐसा संगठन है जो अमेरिकी शक्ति पर लगाम लगा सकता है, वह है नाटो, यानी उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के संगठन यानी नाटो को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो के सदस्य अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ लगाम लगा सके। इस प्रकार ये तीनों उसके मार्ग में अवरोध हैं, जो उसके स्वयं के ही अवरोध हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाने वाली शक्ति के विभिन्न रूपों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। बच्चों, इस लेक्चर में मैंने केवल दो रूपों का वर्णन किया, ढांचागत और सांस्कृतिक, और एक हम पहले पढ़ चुके हैं, सैन्य शक्ति। तो तीनों स्वरूपों का आप इस प्रश्न में उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरा और तीसरा अति लघु प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम बताइए, और तीसरा WWW का पूरा नाम बताइए।
तो पहला प्रश्न विस्तृत है, उसमें आपके इसका पहले वाला वीडियो और इस वीडियो दोनों को ध्यान से अगर आप सुनेंगे और इसके नोट्स देखेंगे तो आपको आसानी से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अमेरिका से भारत के संबंध, कैसे संबंध रहे हैं। शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिकी संबंधों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी चैप्टर का एक पार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।